हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने लोगैरिथम स्टार्ट किया था टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने उसका डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे कि किस तरीके से डेफिनेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं लोगैरिथम के। साथ ही में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखा था लोगैरिथम का कि क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं और एग्जैक्टली किस किस तरीके से लोगैरिथम की वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। आज के लेक्चर में हम लोगैरिथम के थ्योरम्स देखेंगे, लोगैरिथम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो अगर हमें पता हो तो लोगैरिथम का सवाल सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। राइट। तो अपन अपनी पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोस्टली रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब इसमें अगर मान लो मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बताऊं, जिससे आज हमें स्टार्ट करना है, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a is equal to log of mn बेस a। पहली प्रॉपर्टी क्या है? log of m बेस a प्लस log of n बेस a is equal to log of mn बेस a। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आया और मैं क्यों मान लूं कि ये होता है? तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। आप ये मान के चलो बेटा, मोस्टली कई सारे टीचर्स जो होते हैं ना, वो ये सारी चीजों का प्रूफ नहीं बताते। मोस्टली क्यों नहीं बताते भाई? बताना चाहिए। अगर आपको प्रूफ किसी भी चीज का पता है तो आपके लिए वो चीज समझना आसान है, रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन हमें क्या पता है? देखो, अगर log of m बेस a है तो m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर log of n बेस a है तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर बेस पे a है तो a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1 अब इसका अगर मान लो हम बात करते हैं बेटा प्रूफ की, तो बेहद आसान सा इसका प्रूफ है। लेट log m बेस a इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको हम x मान लेते हैं। log m बेस a, ये वाले पूरे की वैल्यू को हम मान लेते हैं x, ठीक है। और log ऑफ n बेस a, इस पूरे की वैल्यू को हम मान लेते हैं y। तो मैंने अभी क्या किया है? मैंने बेटा यहाँ पे इस पूरे को मैंने बोला x और इस पूरे को मैंने बोला y। अब अगर मान लो log ऑफ m बेस a की वैल्यू x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। और अगर log ऑफ n बेस a की वैल्यू y है, इसका मतलब n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर y। इतना तो हमने पढ़ा था। कैसे आता है ये? इसका मतलब ये हमने कल देखा था कि जब मैं a की पावर x करूंगा तो m आएगा, और जब मैं a की पावर y करूंगा तो n आएगा। ये चीज हमें समझ में आती है। इमेजिन करो बेटा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं और इसको मान लो मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला और नीचे वाले को मैंने इक्वेशन 2 बोला। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं मल्टीप्लाई 1 and 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो m और n मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा? mn बना लेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके mn बना लेंगे LHS में। और RHS अगर मैं देखूंगा तो देखो, a की पावर x विल बी मल्टीप्लाइड विद a की पावर y। और हमें ये चीज पता है कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। मतलब ये आ जाएगा a रेज़ टू द पावर x प्लस y। जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज आ गई, यहां से मुझे क्या मिला? यहां से मुझे मिला mn इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x प्लस y। अब ध्यान से याद करो। आपने बेटा कल लोगैरिथम का देखा था डेफिनेशन की, अगर log n बेस b की वैल्यू x होती है, इसका मतलब b की पावर x n होता है। यहां पर देखो, क्या ये समथिंग टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा है? देखो, समथिंग टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ध्यान से देखो, समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग।
समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग। अगर मान लो मैं दोनों को रिलेट करूं या कंपेयर करूं तो यहां से बताओ मैं क्या लिख सकता हूं। यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू log mn बेस a। x प्लस वाई इज इक्वल टू log mn बेस a। यहां से मैं ये चीज लिख सकता हूं और जैसे ही बेटा मैंने ये चीज लिखी तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया, देखो x मैंने क्या माना था, x मैंने माना था log m बेस a, तो ये आ गया log m बेस a। y मैंने क्या माना था, y बेटा मैंने माना था देखो log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log mn बेस a, log mn बेस a। यहां से हमारा ये प्रूव हो चुका है जो हमें प्रूव करना है। अब देखो ये बहुत आसान सा प्रूव है बेटा, बहुत आसान सा प्रूव है। मोस्टली आपको कई सारी बुक्स में ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है, कई सारे टीचर्स भी नहीं कराते हैं। बट देखो अगर मैं आपको बेटा बताऊं तो ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, मैं मानता हूं ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं आते। लेकिन मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका तुमको रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं हर चीज का तुमको लॉजिक, रीजन सब कुछ बताते हुए चलूंगा, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज का रीजन होता है ना। फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि मैं डायरेक्टली तुमको लिख दूं कि बेटा ये प्रॉपर्टी होती है और याद कर लो, ऐसा नहीं, याद नहीं करना, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक हमें पता होना चाहिए तो कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ये हमारी प्रॉपर्टी 1 थी। अब जब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर लिया भाई, अब है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। ये बोलता है log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m बाय n बेस a। क्या बोला, log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m बाय n बेस a। इसका भी जो प्रूफ होगा वैसा ही होगा। यहाँ पे देखो m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 अब इसका भी जो प्रूफ होगा वो एज इट इज वैसा ही प्रूफ चलेगा कि हम ऐसा करते हैं कि log m बेस a इसको मान लेते हैं x। प्रूफ जरूर करो बेटा, प्रूफ जरूर करो, नहीं तो तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा कि मैथ्स में कई सारी चीजों को रट्टा मारने का, तुम्हें कभी भी फील नहीं आ पाएगा बेटा मैथ्स का। बिलीव मी, तुम्हें प्रूफ जरूर करना चाहिए, ठीक है। log m बेस a के वैल्यू x मान लेते हैं और log n बेस a इसका वैल्यू मान लेते हैं y। मतलब यहाँ पर भी हमने इस पूरे को x बोला है और इस पूरे को हमने बोला है y। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, a रेज टू द पावर x और a रेज टू द पावर y, ये मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। अब इमेजिन करो ये अगर पहला इक्वेशन है और ये अगर दूसरा इक्वेशन है और लास्ट वाले केस में हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 1 एंड 2 को। अगर मैं यहाँ आपको बोलूं डिवाइड 1 एंड 2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 जब मैं करूंगा तो LHS में आएगा m बाय n और RHS में क्या आएगा a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर y, ये चीज आएगी। और मुझे पता है कि जब बेसिस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास आ गया a रेज टू द पावर x माइनस y, जैसे ही मेरे पास बेटा ये चीज आई तो अब आप वापस इमेजिन करो, ये जो रिजल्ट है वो क्या है, ये रिजल्ट है m बाय n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x माइनस y, m बाय n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x माइनस y। मतलब क्या है, यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस y विल बी इक्वल टू log ऑफ m बाय n बेस a। x माइनस y विल बी इक्वल टू log ऑफ m बाय n बेस a, या मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है log m बेस a, तो log m बेस a माइनस y की वैल्यू है log m बेस a, log n बेस a इज इक्वल टू अपने पास RHS में क्या है log m बाय n बेस a, log m बाय n बेस a। ये हमारे पास था सेकंड रिजल्ट, पहला रिजल्ट था log m बेस a
प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ mn बेस a, और जो दूसरा रिजल्ट है वो है log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n बेस a। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी अभी तक हमारी हुई है, ऐसी बहुत सारी हमें प्रॉपर्टीज करनी है और उसके बाद हमें इसके कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, अब दो प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है log x रेज टू द पावर m बेस a। log x रेज टू द पावर m बेस a, इसकी वैल्यू होती है बेटा m log x बेस a। इसकी वैल्यू क्या होती है? m log x बेस a। अब इसका प्रूफ यहां पे भी हमको सबसे पहले तो वही चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर x यहां पर है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा कि जो बेस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 अब जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसका मान लो प्रूफ करते हैं, तो देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। यहां पर मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं log x बेस a, इसकी वैल्यू मान लेते हैं y। log x बेस a की वैल्यू मान लेते हैं अपन y। अगर log x बेस a की मैंने बेटा वैल्यू बोली y, तो मुझे यहां से ये बताओ कि x की वैल्यू क्या a रेज़ टू द पावर y होगी। x की वैल्यू क्या a रेज़ टू द पावर y होगी। अब अगर मान लो x की वैल्यू a रेज़ टू द पावर y, अगर x की वैल्यू a रेज़ टू द पावर y, तो इसका मतलब मुझे ये बताओ बेटा कि x रेज़ टू द पावर m, x रेज़ टू द पावर m क्या होगा? x रेज़ टू द पावर m क्या होगा? ये होगा a रेज़ टू द पावर y रेज़ टू द पावर m। देखो x इज इक्वल्स टू, अगर a रेज़ टू द पावर y था और अगर मैंने दोनों साइड पावर m कर दिया, जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, जैसे हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, वैसे ही अगर मान लो मैंने दोनों साइड पावर m कर दिया है तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ये रिजल्ट आया तो यहां से देखो x की पावर m की वैल्यू को क्या मैं a रेज़ टू द पावर ym ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? अब यहां पे देखो मेरे पास x रेज़ टू द पावर m की वैल्यू आ गई a रेज़ टू द पावर ym। ठीक, तो इसके बाद अब देखो हमें ये चीज पता है कि अगर मान लो मैं तुम्हें ये चीज बोलूं कि ये वाले पूरे टर्म को तुम बोलो इस फॉर्म का, n के फॉर्म का, और ये तुम्हारा हो गया देखो a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n। वो जो हमने फॉर्मूला देखा था a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n, वो होता क्या है? log n बेस a होता है ना। x की वैल्यू क्या आती है? log n बेस a आती है। उसी लॉजिक से अगर मैं ये वाले रिलेशन में तुमको बोलूं कि इस वाले पूरे के पूरे टर्म को n जैसा तुम मानो, तो मुझे ये बताओ बेटा कि अगर a रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है तो log x रेज़ टू द पावर n, ये वाला टर्म log n बेस a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए y। बहुत ध्यान से देखो, अगर इस वाले पूरे टर्म को मैं n बोलता हूं और अगर मैं इसको a रेज़ टू द पावर समथिंग बोलता हूं, तो इस समथिंग की वैल्यू क्या होती है? समथिंग की वैल्यू होती है log n बेस a। इस समथिंग की वैल्यू होती है log n बेस a, और n क्या है? ये है x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, x रेज़ टू द पावर n। तो यहां से मेरे पास ये चीज आ गई, और अब देखो which implies log x raised to the power m base a is equal to ym। तो y क्या था मेरे पास? बताओ, y था मेरे पास log x base a multiplied by m, तो m times log x base a। m times y क्या था? y था log x base a, तो m times log x base a, जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, ये जो m है ये m यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसको याद हमें कैसे रखना है? इसको याद ऐसे रखना है कि जब भी इस तरीके का नंबर लिखा होगा तो ये जो m है वो पावर से हट के आगे आ जाता है। इसके जब हम बेटा एग्जांपल्स करेंगे तो तुम्हें कई सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, घबराना नहीं है, बस अभी प्रॉपर्टीज लिखते चलो, उसके बाद हम इनफ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि ये पूरी की पूरी चीज तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे लास्ट वाला था, लास्ट वाले में क्या था? log x रेज़ टू द पावर m था और बेस a था।
अगर मान लो log x आए और बेस में आए a रेज टू द पावर m, अगर बेस में लिखा हो a रेज टू द पावर m और नंबर है x, तो इसकी वैल्यू होती है 1/m log x बेस a। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/m log x बेस a। यहाँ पे भी आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 और बेस a should be greater than 0 and base a should not be equal to 1 and base a should not be equal to 1। साथ ही में हमें बेटा एक चीज यहाँ पे और डिफाइन करनी पड़ेगी कि m must not be equal to 0, क्योंकि अगर m 0 हुआ तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेस 1 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साथ ही में अगर m को मैं 0 रख दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब इसका अगर हम मान लो बेटा देखते हैं प्रूफ, इसका बेटा अगर मान लो हम देखते हैं प्रूफ, तो इसका भी प्रूफ बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। log x बेस a रेज़ टू द पावर m, इस पूरे को मान लेते हैं y, इस पूरे को मान लेते हैं y। तो यहां से x की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, x will be equal to a रेज़ टू द पावर m to the power y which is equal to a रेज़ टू द पावर my, a रेज़ टू द पावर my। x की वैल्यू आ गई बेटा a रेज़ टू द पावर my। ठीक है, तो यहां से देखो x रेज़ टू द पावर 1/m, x रेज़ टू द पावर 1/m, इसकी वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं a रेज़ टू द पावर y होगी, x रेज़ टू द पावर 1/m। इमेजिन करो कि मैं इस साइड भी पावर 1/m ले लूं और इस साइड भी पावर 1/m ले लूं, तो m से m कट जाएगा, तो ये चीज बचेगी, ये चीज मेरे पास बचेगी। अब बहुत ध्यान से बेटा देखो कि x रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, x रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ क्या होता है log, देखो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये वाली जो पूरी चीज इस पूरी चीज को मैं मान लेता हूँ n, इस पूरी चीज को मैं मान लेता हूँ n। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, a रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि log n which is equal to x रेज़ टू द पावर 1/n log n बेस a, इसकी वैल्यू क्या y होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या y होनी चाहिए। और अभी बेटा पिछले वाले रिजल्ट में हमने क्या देखा था, पिछले वाले रिजल्ट में हमने बेटा ये देखा था कि जब भी इस तरीके से चीज पावर में लिखी होती है, तो ये पावर घूम के कहां आ जाता है, आगे आ जाता है, ये पावर घूम के कहां जाता है, आगे आ जाता है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट y इज इक्वल टू 1/m log x बेस a, y is equal to 1/m log x बेस a। देखो इस पूरी चीज को मैंने y बोला था ना, मतलब ये पूरी चीज को मैंने y बोला था, तो y की वैल्यू देखो कितनी है 1/m log x बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट डाउन करो, खूब सारी प्रॉपर्टीज है जो आज हमें करनी है। अब पांचवा थ्योरम जो होता है, पांचवे थ्योरम को, अभी जो ये वाला थ्योरम होगा इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं, इसको हम बेस चेंज थ्योरम भी कहते हैं, इसे हम बेस चेंज थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये वाले थ्योरम में देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस b, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log a बेस c बाय log b बेस c। देखो log a बेस b को मैंने लिख लिया log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c। देखो यहाँ दोनों में मैंने बेस चेंज कर दिया, इस यहाँ पे दोनों में मैंने बेस चेंज कर दिया। अब इसका भी प्रूफ, यहाँ पे भी आप सारी चीजें डिफाइन कर लेना कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, b 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद b जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, और जो c है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और c भी जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रूफ, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे, बढ़िया प्रूफ है इसका भी। देखो log a बेस c, लेट log a बेस c, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, और log b बेस c, इसको मान लेते हैं हम y, log b बेस c को हम मान लेते हैं y। अब अगर ये वाली चीज x है तो मुझे बेटा ये बताओ कि क्या a which implies a is equals to c raised to the power x, हाँ या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे से अगर मैं करूंगा this implies b is equals to c raised to the power y, b is equals to c raised to the power y।
अब आप बहुत बेटा ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि ये वाले रिलेशन से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि b रेज टू द पावर 1 अपॉन y विल बी इक्वल टू c। कैसे? मैंने दोनों साइड मान लो पावर 1 बाय y कर दिया, तो ये वाला y और 1 बाय y कट जाएगा और इस साइड वाला 1 बाय y बच जाएगा, तो यहाँ पे c बस बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है b रेज़ टू द पावर 1 बाय y। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पुट कर दूं, तो देखो a की वैल्यू कितनी है? a विल बी इक्वल टू c रेज़ टू द पावर x है ना, और c क्या है ये? तो b रेज़ टू द पावर 1 बाय y रेज़ टू द पावर x। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर x अपॉन y, b रेज़ टू द पावर x अपॉन y। ठीक है, और अब देखो आप हमारे पास बेटा अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है कि n इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर समथिंग, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि log n बेस b, log a बेस b, इसकी वैल्यू बोलो कितनी आनी चाहिए? जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से x बाय y किसके बराबर होना चाहिए? log a बेस b के। x बाय y किसके बराबर होना चाहिए? log a बेस b के। और ओरिजिनली x था क्या? ओरिजिनली x मैंने माना था log a बेस c अपॉन ओरिजिनली y मैंने क्या माना था? y मैंने माना था log b बेस c। तो देखो जो लेके आना था वो आ गया। log a बेस b की वैल्यू कितनी है? log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है बेटा, अब देखो बेस चेंज थ्योरम का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर मान लो मेरे पास लिखा हो log a बेस b, और अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं यहां पे कन्वर्ट दिस विथ बेस a। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कन्वर्ट दिस विथ बेस a, कि आप इसमें बेस a लेके आओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि log a बेस b इज इक्वल टू log a बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। जैसे हमने लास्ट वाले केस में किया था, तब वहां पे हमने बेस c रखना था, तो यहाँ पे दोनों जगह पे c था, है ना? बाकी तो वैसे ही। तो अगर मान लो मुझे बेस a रखना है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? और मुझे क्या पता है पिछले लेक्चर से बेटा, मुझे पता है कि log a बेस a क्या होता है? log a बेस a की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? log b बेस a। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? log b बेस a। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो नंबर और बेस क्या हो जाता है? देखो इंटरचेंज हो जाता है। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाता है। तो नोट ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल द नंबर and base gets interchange on taking reciprocal the number and base gets interchange। ठीक है, इस तरीके से। और इसी मेथड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। बेटा, और इसी मेथड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, और उसको बोला जाता है चेन रूल। इसको बोला जाता है चेन रूल। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो अब यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या है? log a बेस b की वैल्यू है 1 अपॉन log b बेस a। हमारे पास log a बेस b की वैल्यू है 1 अपॉन log b बेस a। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। क्या मुझे ये बताओ, जब ये वाले डिनोमिनेटर को मैं यहां ले जाऊंगा तो क्या ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलो log a बेस b, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा log b बेस a और इज इक्वल टू आएगा 1। अब ये बेस चेंज है कैसा और ये चेन रूल है कैसा? ध्यान से देखो। डायगोनल एलिमेंट देखना बेटा, डायगोनल एलिमेंट देखो। तुम a से b में गए, देखो a से b में गए,
और b के डायगोनल में देखो, अगर तो b के डायगोनल में भी वही है तो b से डायगोनल देखो b, देखो b के डायगोनल देखो b देखो, और a से b में गए और फिर b से a में आए, a से b में गए और फिर b से a में आए, तो इसका नेट जो रिजल्ट होता है, इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है log a बेस a, log a बेस a। ध्यान से देखो, वापस बोल रहा हूं, a से b में गए और फिर b से a में आए, a से b में गए और फिर b से a में आए, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि तुम डायरेक्टली a से a में गए, इसका मतलब होता है कि तुम डायरेक्टली a से a में गए। ठीक है, समझाने का तरीका, इसका मतलब होता है log a बेस a, जिसका आंसर आता है 1, या इमेजिन करो, मान लो लिखा हो log a बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c मल्टीप्लाइड बाय log c बेस a। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? देखो ध्यान से देखो, a से b में गए और डायगोनल एलिमेंट देखो वापस b है, तो b से c में गए और फिर डायगोनल एलिमेंट देखो वापस c है, तो c से a में गए, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली a से a में गए, तो आंसर क्या आएगा? log a बेस a, जिसका आंसर क्या होता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बेस चेंज थ्योरम के बाद हम अपनी 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। 6th प्रॉपर्टी है a रेज़ टू द पावर log n बेस a, इसकी वैल्यू होती है n, ठीक है। इसमें भी आप चीजों को डिफाइन कर लेना। देखो, अगर मान लो हमें इसका प्रूफ करना है तो लेट हम मान लेते हैं कि a रेज़ टू द पावर log n बेस a, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x, अब मुझे क्या पता है कि अगर a रेज़ टू द पावर समथिंग की वैल्यू अगर समथिंग है, तो log x बेस a उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? log n बेस a के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली पूरी चीज एक्सपोनेंट है। तो a रेज़ टू द पावर समथिंग इज इक्वल्स टू, अगर समथिंग होता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम हम लिख सकते हैं log x बेस a का वैल्यू ये पावर, तो ये पावर की जगह पे क्या था? log n बेस a था, तो वो आ गया। अब अगर मान लो ये बेसिस सेम है, तो ऑन कंपैरिजन मेरे पास क्या आ गया? जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई n, मतलब कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब a रेज़ टू द पावर समथिंग लिखा होगा और अगर जिसका पावर गया है, अगर वही वाला टर्म आपके बेस में भी है, जिसका पावर गया है ऊपर, अगर वही वाला टर्म आपके बेस में भी, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, ये वाली भी प्रॉपर्टी एक बार आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, हम अब एक और प्रॉपर्टी करते हैं, इसके बाद फिर हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी है a रेज़ टू द पावर log x बेस b, a रेज़ टू द पावर log x बेस b। ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों पावर अलग है ना, ये बेस अलग है, ये पावर अलग है, जिसके पावर में जा रहा है, तो दोनों अलग है तो अपना काम नहीं चलेगा। तो a रेज़ टू द पावर log x बेस b, इसकी वैल्यू होती है x रेज़ टू द पावर log a बेस b, इसकी वैल्यू होती है x रेज़ टू द पावर log a बेस b। बोलने का क्या मतलब है कि ये a और x को इंटरचेंज किया जा सकता है, प्रूफ, इसका भी हम प्रूफ देखते हैं। बढ़िया प्रूफ है बेटा, इसका भी बहुत बढ़िया प्रूफ है। मान लेते हैं बेटा हम कि a रेज़ टू द पावर log x बेस b जो था, a रेज़ टू द पावर log x बेस b जो था, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, a रेज़ टू द पावर log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे बेटा दोनों का जो बेस है मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों का देखो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, तो log x बेस b को मैंने क्या लिख लिया? log x बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये चीज लगाई, तो क्या इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ? कि a रेज़ टू द पावर log x बेस a, बहुत ध्यान से देखना मल्टीप्लाइड बाय log a बेस b, क्योंकि अभी हमने जब बेस चेंजिंग थ्योरम वाली चीज देखी थी, तो हमें ये चीज पता है कि log a बेस b की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन log b बेस a होता है।
ये वाला हमने एक स्पेशल केस में देखा था कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो नंबर और बेस क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है उसकी वजह से ये 1 अपॉन में जो log b बेस a है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो वो log a बेस b हो जाए, ठीक। और अगर मेरे पास ये चीज आ गई, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a रेज़ टू द पावर log x बेस a मल्टीप्लाइड बाय मतलब होल टू द पावर log a बेस b। एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ही हो रहा है, ऐसे में मल्टीप्लाई में हो रहा है। लेकिन अभी जस्ट जो पिछला वाला हमारा प्रॉपर्टी था उसमें क्या बोलता था कि अगर ये वाला नंबर और ये वाला बेस दोनों सेम होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है ये x जो नंबर यहाँ लिखा होता है। तो क्या इसको मैं x टू द पावर log a बेस b, x टू द पावर log a बेस b जो मुझे लेके आना था, क्या वो लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी और उससे बेहतरीन इसका प्रूफ। जल्दी नोट डाउन करो। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, अब वो हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो हम सवाल की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला सवाल लिखा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ सवाल है 2 रेज़ टू द पावर log 18 बेस 6, 2 रेज़ टू द पावर log 18 बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6। अब जैसे देखो हमारे पास ये सवाल है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बहुत आसान सा इसमें तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है कि देखो 2 रेज़ टू द पावर log 18 बेस 6 लिखा हुआ है। क्या मुझे ये बताओ बेटा तुम, क्या हम log 18 बेस 6 को log 6 बेस 6 प्लस log 3 बेस 6 ऐसा लिख सकते हैं क्या। ध्यान लाओ पहली प्रॉपर्टी क्या थी, log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log mn। जब हम दो लॉग्स को ऐड करते हैं और अगर बेसेस सेम होते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log 18 बेस 6 आ जाता है। और यहाँ से क्या मैं इसको log 6 बेस 6 को 1 प्लस log 3 बेस 6 को वैसे का वैसे ऐसे लिखे रहने दे सकता हूँ क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास सवाल था 2 रेज़ टू द पावर log 18 बेस 6, तो क्या इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर log 18 बेस 6 को मैंने लिख दिया 1 प्लस log 3 बेस 6 और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय वो क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6, 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6। अब देखो इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, और फिर हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6 ये वाले को है ना मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में क्या और लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6 आया नहीं। और जैसे ये चीज हुई तो अब देखो क्योंकि जो पावर है वो सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 into 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये रूल हमें पता है ना भाई कि अगर a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय अगर b रेज़ टू द पावर m होता है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ab रेज़ टू द पावर m। इसका आंसर क्या आता है, ab रेज़ टू द पावर m। तो उस लॉजिक से 2 into 3 हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6। अब ध्यान लो तुमने क्या पढ़ा था, तुमने अभी पढ़ा कि log a रेज़ टू द पावर log n बेस a, इसका आंसर बोलो क्या आता है, इसका आंसर आता है n। तो वैसे देखो 6 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 6, ये 6 और 6 सेम है तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। जल्दी से नोट डाउन करो। अगला सवाल दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4। log x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4, इसका हमें सॉल्यूशन बताना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बेटा मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इसको लिखने के दो तरीके मैं तुम्हें दोनों बताता हूँ। या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, और यहां से बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 16, which means x is equal to plus minus 4। ये प्लस माइनस क्यों लगता है, आई होप आपको सबको पता होगा, आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 16 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, ठीक है। अब जब भी हमारे पास आंसर आता है हमें सबसे पहले उसे डायरेक्टली वापस से सवाल में पुट करके देखना होता है, इसे हमें डायरेक्टली सवाल में वापस से पुट करके देखना होता है। तो जब आप इसको बेटा सवाल में पुट करके देखोगे तो देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अगर आपने लिखा है, अगर आपने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखा है तो क्या यहाँ पे प्लस 4 रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा। क्या यहाँ पे x की जगह माइनस 4 रखा जा सकता है, क्या रखा इसलिए जा सकता है क्योंकि माइनस 4 के बाद भी स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में x स्क्वायर है, x नहीं। लेकिन मजा तब आएगा अगर मान लो कोई बच्चा इसको बोले कि सर आपने बोला log ऑफ x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4 है, log ऑफ x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4 है, और सर आपने ये मुझे प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log ऑफ x रेज टू द पावर m बेस a होता है तो उसका आंसर आता है m टाइम्स log x बेस a। सर आपने ये बोला था कि m जो होगा वो घूम के आगे आ जाएगा, ठीक है भाई, मैंने बोला था, मानते हैं इस बात को। तो क्या इसको मैं 2 को घुमा के आगे ले आऊं और अगर मान लो मैं लिखूं 2 टाइम्स log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 4, और यहां से मैं लिखूं कि ये वाला 2 और ये वाला 4 कैंसिल आउट होकर 2 बचाएगा, तो मेरे पास log ऑफ x बेस 2 का आंसर आया 2, और यहां से x का मेरे पास आंसर आया 2 स्क्वायर मतलब 4, x का आंसर आया मेरे पास 2 स्क्वायर मतलब 4। तो यहां से देखो, यहां से x का सिर्फ एक आंसर आया, यहां से x का सिर्फ एक आंसर आया, लेकिन ओरिजिनल अगर मैं यहां से करता हूं तो x के मेरे पास 2 आंसर आते हैं। तो बताओ भाई कौन सा ज्यादा सही। तो ऐसे वाले सिचुएशन में बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी लगती है कई बार जब भी आंसर आता है, और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मान लो यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ है कि पावर 2 लिखा है या पावर 4 लिखा है, इस तरीके की जब चीजें लिखी होती हैं तो जरूर एक बार प्लस और माइनस साइन का ध्यान दिया करो, क्योंकि जब आपने यहाँ पे ये चीज करी तो आपने एक रूट मिस कर दिया, यहाँ पे जब आपने ये चीज करी तो आपने एक रूट मिस कर दिया, नहीं तो कायदे से। अच्छा एक चीज और, मान लो अगर तुम बोलो सर यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -4 लूंगा तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही। कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -4 लूंगा तो ये वाली चीज तो नहीं सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो x जो है वो नंबर है। लेकिन मेरे भाई ओरिजिनल सवाल हमें देखना है, हमें कभी भी बीच का स्टेप नहीं देखना है, क्योंकि बीच के स्टेप में तो आपने प्रॉपर्टीज लगाई है। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपका जो फाइनल आंसर आया है वो ओरिजिनल सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ओरिजिनल सवाल सेटिस्फाई हो रहा है मतलब तुमने ठीक किया है, अदरवाइज तुमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो -4 भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बीच की प्रॉपर्टीज तुमने लगाई है जिसकी वजह से x वाली चीज जनरेट हुई है। ओरिजिनल सवाल में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, ओरिजिनल सवाल में वो आंसर आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं इसी मेथड से सॉल्व करूं, मैं इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं जिसमें ये वाला कोई भी प्रॉब्लम आता ही नहीं, जिसमें ये वाला log x बेस 2 वाला कोई भी प्रॉब्लम आता ही नहीं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए बेटा ये मैंने करवाया, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। क्या सवाल हमारे पास लिखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ में मेरे पास लिखा है log ऑफ x स्क्वायर -1 बेस 2 इज इक्वल टू 3, log ऑफ x स्क्वायर -1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर -1, व्हिच मींस x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 जो कि होता है 8। तो यहां से आ गया x स्क्वायर की वैल्यू 8 + 1 व्हिच इज इक्वल टू 9। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई ±√9 व्हिच इज इक्वल टू ±3। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ±3। अब बेटा आपको एक चीज वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि x की नेगेटिव वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर मान लो मैं यहां पर x रखूं ओरिजिनल क्वेश्चन में तो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 स्क्वायर आएगा 9, 9 माइनस 1 आएगा 8, सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूं तो -3 का भी स्क्वायर आएगा 9, 9 माइनस 1 होगा 8 और अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये दोनों ही आंसर है, ये दोनों ही आंसर हैं। अगला हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ x + 1 बेस 2 प्लस log ऑफ x - 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास सवाल है। ओरिजिनल क्वेश्चन ध्यान देना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो log m बेस a प्लस log n बेस a अगर मान लो लिखा हो तो इसका मतलब होता है log mn, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस a, और इसकी वैल्यू लिखी हुई है 3। और जैसे ये मैंने लिख लिया तो ये 2 की पावर 3 इसके बराबर होना चाहिए। तो x + 1 * x - 1 कितना होगा? a + b * a - b इज a² - b²। और यहां से मेरे पास आ गया 2⁻³ इज 8। तो यहां से बेटा बताओ क्या आया? x² की वैल्यू आई 9, x की वैल्यू आई ±√9, therefore x is equal to ±3, x is equal to ±3। लेकिन ये दोनों सवाल में डिफरेंस क्या है? दोनों सवाल में बेटा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x² था तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल सवाल में देखो x + 1 अलग है और ये वाला x - 1 अलग है। तो जब बेटा x की वैल्यू में यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ चलेगा, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो -3 + 1 कितना आ गया? नंबर की जगह पे -2। और मुझे पता है कि नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ -3 रखूंगा तो -3 -1 -4, नंबर यहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो इस सिचुएशन में x is equal to 3 accepted, x is equal to -3 rejected, x is equal to -3 rejected। बहुत आपको ध्यान से देखना है कि ओरिजिनल सवाल क्या था। ओरिजिनल सवाल में हमें अपना हमेशा आंसर पुट करके देखना होता है, ठीक है? नोट डाउन करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 2⁻³ log x² बेस 2 -3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो हमें ये पता है कि जब ये वाला नंबर और ये वाला बेस सेम होता है, ये दोनों जब सेम होता है तो इसका आंसर आता है x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आता है। और यहां से देखो मुझे पता चल रहा है कि ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो x² - 4x + x -3x हो गया और -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x आया कॉमन, x - 4 + 1 आया कॉमन, x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x - 4 आया कॉमन और ब्रैकेट में अंदर बचा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आई 4, -1, x की वैल्यू आई 4, -1। अब देखो जब तुम यहां पर ओरिजिनल सवाल में 4 रखते हो, यहां पे जब ओरिजिनल सवाल में 4 रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ x² है। और यहाँ पर देखो जब तुम इसमें -1 भी रखोगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी x² है। तो इसमें दोनों के दोनों आंसर सेटिस्फाइड है। लेकिन अगले सवाल में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4⁻³ log x बेस 2 -3x - 4 इज इक्वल टू 0। -3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर मान लो मेरे पास ये सवाल है तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मान लो मेरे पास ये सवाल होता तो इस सवाल को देखो सॉल्व करने के लिए काफी सारी हमें प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2² और इसके पावर में है log x बेस 2 -3x - 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई इसमें दिक्कत नहीं, 2² 4 है और ऊपर पावर में log x बेस 2। अब मुझे पता है कि जब a raised to the power m to the power n होता है तो उसका मतलब होता है a raised to the power mn। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब है 2 raised to the power 2 log x बेस 2 -3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना जो मैं तुमको चीज बता रहा हूं। अगर log x raised to the power m
बेस a की वैल्यू m टाइम्स log x बेस a था, जिसमें ये m घूम के आगे आ जाता था। इसका मतलब क्या, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर m टाइम्स log x बेस a लिखा होगा, अगर m टाइम्स log x बेस a लिखा होगा, तो इस m को मैं घुमा के x के ऊपर लेके जा सकता हूँ। दोनों तरफ से हो सकता है ना। अगर ये वाला जो x के ऊपर वाला m है, अगर ये घूम के आगे आ सकता है, तो अगर ये आगे लिखा होगा तो घूम के ऊपर भी तो जा सकता है। उसी लॉजिक से अगर ये 2 यहाँ पे log के आगे लगा हुआ है, तो ये घूम के इसके ऊपर भी तो जा सकता है। तो यहां से देखो, अगर मान लो इसको मैं लिख लूं 2 रेज़ टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2, 2 रेज़ टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट लगा है, ठीक है, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट लगा है। अब अगर मान लो मेरे पास ये चीज है, अगर मान लो बेटा मेरे पास ये चीज है, तो अब देखो दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर आता है, ये जो नंबर लिखा होता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर भी बेटा वही क्वाड्रेटिक बना जो क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आया था, मतलब फाइनल आंसर इसका भी कितना आएगा 4 माइनस 1। फाइनल आंसर इसका भी कितना आएगा 4 माइनस 1। लेकिन हमें ये देखना है कि ओरिजिनल सवाल में लॉग किसका लिया गया, x का लिया गया। यहाँ पे ओरिजिनल सवाल में लॉग किसका लिया गया था, x स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल सवाल में लॉग x का लिया गया है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से ये -1 रिजेक्ट होगा और ये 4 एक्सेप्ट होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। और ये वाला स्टेप, खास करके ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब विद प्रैक्टिस आ जाएगा बेटा, सब कुछ विद प्रैक्टिस आएगा। हमें ढेरों सवाल हमें करने, और उससे ये चीज आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास कुछ सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल हमें बोल रहा है log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 4 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 बेस 4 एंड सो ऑन अप टू मल्टीप्लाइड बाय log n प्लस 1 बेस n। और अगर इसकी वैल्यू 10 है तो हमें n की वैल्यू बतानी है, तो बहुत आसान सा सवाल है। आपने बेटा अभी मैंने आपको चेन रूल बताया था। देखो 3 से आप देखो 2 से आप 3 में गए, फिर डायगोनल देखो, फिर 3 से आप 4 में गए, फिर 4 से आप 5 में गए, फिर इस तरीके से आप ऐसे जा रहे हो, तो n से आप n प्लस 1 में गए। ध्यान से देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से इस तरीके से आप जा रहे हो, तो फाइनली आप कहां पे गए हो, n प्लस 1 पे। तो क्या इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि आप 2 से n प्लस 1 पे गए हो, आप 2 से n प्लस 1 पे गए हो, आप 2 से n प्लस 1 पे गए हो। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी वैल्यू दी हुई है 10, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10। तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू द पावर 10 will be equal to n plus 1, which implies बताओ 2 रेज़ टू द पावर 10 क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 10 होता है 1024 इज इक्वल टू n प्लस 1, जिसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आएगी 1023। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1023। अगला सवाल अभी हमने एक प्रॉपर्टी बेटा देखी थी। देखो यहाँ आपको लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर log 4 बेस 5 माइनस 4 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5। प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि a रेज़ टू द पावर log x बेस b इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर log a बेस b। ये हमने अभी प्रॉपर्टी प्रूव किया था, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर log 4 बेस 5 जो लिखा हुआ है, क्या इसमें 3 और 4 को मैं इंटरचेंज करूं? अगर इस 3 और 4 को मैं इंटरचेंज करूं तो जो चीज आएगी वो सेम आनी चाहिए। मतलब इस 3 रेज़ टू द पावर log 4 बेस 5 को लिखा जा सकता है 4 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5। और माइनस में भी देखो वही चीज लिखी हुई है 4 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5। तो दोनों कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर क्या दे देंगे 0, ठीक है। अगला सवाल में देखो 7 रेज़ टू द पावर log 5 बेस 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर log 5 बेस 7 माइनस 5 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 3 और माइनस 7 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ये 7 और 5 इंटरचेंज हो सकता है आपस में, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 3 और ये वाला देखो जो लिखा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 3, क्या ये प्लस और ये वाला माइनस वाला कट जाएगा। और 3 रेज़ टू द पावर log 7 बेस 5 जो लिखा हुआ है, क्या इसको मैं 7 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5 लिख सकता हूं। तो क्या ये 7 रेज़ टू द पावर log 3 बेस 5 और ये वाला दोनों कट जाएगा, तो इसका भी फाइनल आंसर क्या आएगा 0। और एक और सवाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है log
11 रेज टू द पावर log 1331 बेस 11 और फाइनली बेस 11, ये मेरे पास सवाल है। तो इसमें मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि log of x रेज टू द पावर m बेस a का मतलब होता है m टाइम्स log x बेस a। इसका मतलब होता है m टाइम्स log x बेस a, जिसमें ये m घूम के आगे आ जाता है। तो सिमिलरली ये जो पूरी चीज है इस वाले सवाल के लिए वो m का काम कर रही है, जो m है इस वाले सवाल के लिए वो m का काम कर रही है, तो वो पूरा घूम के कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। और अगर ये पूरा घूम के आगे आ जाएगा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है log 1331 बेस 11, ये m है जो घूम के आगे आया, टाइम्स log 11 बेस 11, तो log 11 बेस 11 तो क्या होता है 1 होता है, और log 1331 बेस 11 इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है 3 होती है। क्यों? क्योंकि 11 का क्यूब इज 1331। ठीक है, आई होप बेटा तुमको ये पूरा का पूरा अभी तक का समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट डाउन करके रखो, कुछ हमें सवाल और बनाने हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है लॉगरिथम की, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब आने वाले लेक्चर में, जो कि कल आएगा, कल वाले लेक्चर में हम लोग एक तो लॉगरिथम का पूरा ग्राफ समझेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। तो हमें लॉगरिथम का एक तो ग्राफ समझना है सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि लॉगरिथम के बढ़िया सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाले हैं। तो अगला लेक्चर किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताओ कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।